हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स भौतिक विज्ञान के चैप्टर धारा का चुंबकीय प्रभाव दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग इस लेक्चर को इतने अच्छे ढंग से करेंगे कि ताकि इस लेक्चर को देखने के बाद आप अगर किसी क्वेश्चन को इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए अगर बैठते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इस चैप्टर के नाम को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि भाई हमारा जो मैग्नेट है वो मैग्नेट होता क्या है। व्हाट इज मैग्नेट। पहला क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज मैग्नेट। तो देखिए मैग्नेट जो होता है चुंबक, मैग्नेट जो होता है चुंबक जो होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट क्या होता है भैया, तो मैग्नेट इज द मटेरियल, ठीक है ना। मैग्नेट इज द मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट लाइक अ पीस ऑफ आयरन ना, लाइक अ पीस ऑफ आयरन ना। जैसे मैग्नेट क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, दैट इज अ मैग्नेट। इसका एक पोल नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, छोटे छोटे जो पीस ऑफ आयरन है उनको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट इज द मटेरियल, ठीक है ना, ऐसा मटेरियल जो छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन को, सच मटेरियल, ठीक है ना, द मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, दैट मटेरियल इज नोन एज द मैग्नेट, ठीक है ना। जो मटेरियल जैसे पीस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग क्या कह देते हैं, मैग्नेट कह देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग पहले क्या बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या है, लेकिन छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो भैया क्यों अट्रैक्ट करता है, एक्सप्लेन व्हाई, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी क्या है हमारा, जैसे हम आपको पहले क्या कर दे रहे हैं, जैसे चैप्टर का नाम, चैप्टर के अंदर का जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा हो जाएगा तो फिर हम लोग थोड़ा सा डीपली भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेट क्या है। मैग्नेट इज अ मटेरियल, ठीक है, मैग्नेट इज अ मटेरियल, वह पदार्थ होता है जो छोटे छोटे पीस ऑफ ना आयरन के, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को, इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, दैट इज अ मैग्नेट कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है इस मैग्नेट को समझने के बाद कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना, जिसको धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जैसे एक बात बताइएगा, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करो तो मैं थोड़ा सा पहले आपको लेके चले जाऊं, ठीक है। पहले आपको याद होगा कि जैसे जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े थे, धारा का उष्मीय प्रभाव पढ़े थे, तो हुआ क्या था कि दैट इज द वायर, क्या थे, दैट इज द वायर। इसमें क्या जा रहा था, करंट जा रहा था, और ड्यू टू द करंट हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो हमने यह कह दिया कि इस हीट प्रोड्यूस के लिए, इस उष्मा के उत्पादन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, द करंट इज रिस्पॉन्सिबल, धारा इज रिस्पॉन्सिबल। तो हमने वहां पर कहा दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब धारा का उष्मीय प्रभाव कहा, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है, वही काम कर दीजिए आप। सपोज करिए दैट इज द वायर, ओके, और दैट इज द वायर, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, है ना। जब समझ ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे ढंग से समझ ले। तो मैग्नेट आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नेट। अब मैग्नेट के बाद अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं ना, समझ सपोज करिएगा ना कि जैसे मान लीजिए एक कील है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, एक आपका, जैसे मान लीजिए कील है आपका, ठीक है, एक क्या है आपका, मान लीजिए कील है, ओके। और इस कील में जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया है, इस कील को, जैसे सपोज करिए कील है, इसमें मैंने क्या किया है, इसको ना मैंने, जैसे सपोज करिए इसके ऊपर मैंने कॉपर वायर जो है लगा दिया है। क्या लगा दिया है, एक कील है, ठीक है, एक कील है आपका, लोहे की कील है, आयरन नेल है, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, कॉपर वायर लगा दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कॉपर वायर लगा दिया है, तो कॉपर वायर अगर मैंने लगाया है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर वायर लगा दिया है, ठीक है। तो कॉपर वायर जब मैं लगा दूंगा, सपोज करिए इस वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, प्लस माइनस हो गया, चलिए ये भी ठीक है। तो यहां से प्लस माइनस करंट यहां जाएगी, ठीक है, यहां जाएगी, ठीक है,
यहां जाएगी, ये भी ठीक है, और ऐसे करके घूमते हुए ये फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिएगा, अगर इसके पास में ना, इसके पास में छोटे छोटे कील रख दूं, दैट इज द नेल्स रख दूं ना, छोटे छोटे आयरन के लोहे के कील रख दूं, मैं छोटे छोटे कील रख दूं, मान लीजिए जैसे ऐसे करके छोटे छोटे मैं कील रख दूं, ठीक है, छोटे छोटे कील रख दूं, कोई दिक्कत? आशा करता हूं नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे मैं क्या रख दूं, कील रख दूं। तो हुआ क्या कि जब तक इसमें करंट पास नहीं हो रहा था, इस वायर में जब तक करंट नहीं आ रहा था, तो जब तक करंट नहीं आ रहा था तो एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, मतलब देयर इज नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस लिटिल नेल, ठीक है ना। इस लिटिल नेल के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि सब जैसे मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट किया, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही मेरा करंट इस वायर से होकर जाता है, तो इस वायर से होकर जाने के बाद यह देखा गया या ऑब्जर्व किया गया कि यह जो छोटे छोटे जो नेल हैं, ये क्या हुआ, इसकी ओर क्या होने लगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। तो भाई इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे तो अट्रैक्ट हो कौन रहा है, छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन हुए ना अपने आप में एक तरह से। और सर ने क्या बताया है कि जो पदार्थ, जो मटेरियल छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हम उसे क्या कह देते हैं, मैग्नेट कह देते हैं। इट मींस दैट कि जब तार में किसी प्रकार का कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं था, जब इसमें कोई धारा की बात नहीं थी, तो ये क्या हो रहा था कि इसमें देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द दिस बिग नेल एंड द लिटिल नेल, ओके। बट जैसे ही इस तार में हमने करंट को प्रोवाइड किया, करंट जो है बैटरी से कनेक्ट किया, करंट इसमें जाने लगा, तो हमने देखा कि इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके बीच में आकर्षण जो हो रहा है, दैट इज अट्रैक्शन जो हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये क्या बन गया, अब ये मैग्नेट बन गया। क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो मुझे एक बात बताइए, इसे मैग्नेट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? ऑब्वियसली कौन जिम्मेदार हुआ? इस वायर में बह रहा करंट जिम्मेदार हुआ। तो करंट मतलब क्या हो गया, करंट, धारा, और मैग्नेट मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब हमें कह सकते हैं कि ड्यू टू धारा, मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब धारा कारण मैग्नेट बन गया। मतलब हमें कह सकते हैं कि दैट इज धारा का, इसको हम कह सकते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, हम इसे कह सकते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है। जैसे ये नेल है, और ये सपोज करिए ये आयरन नेल है, मैंने कॉपर वायर को इससे क्या किया, इससे मतलब इसमें क्या कर दिया, मैंने बाउंड कर दिया, और इसको मैंने बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब तक इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, तो जो छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन थे, छोटे छोटे नेल्स थे, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, बाउंड बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जब इसमें करंट जाने लगा, तो वो क्या हुआ कि इस छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई ड्यू टू करेंट उस आयरन पर एक क्या हो गया, फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा। मतलब ऑब्वियसली आयरन के लिए तो यही सर ने कहा है कि छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन को जो मटेरियल अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ड्यू टू करंट ये क्या हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो इसको आप ना एक तरह से ओस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओस्टेड ने यही पता किया था, ओस्टेड ने, ठीक है ना। उन्होंने बस ये किया था कि जैसे ये क्या था आपका, जैसे आयरन रॉड था, और उस पर क्या था, मान लीजिए जैसे वायर था, और उस वायर में क्या जाने लगा था, करंट जाने लगा था। तो जो बगल में जो निडिल रखी हुई थी, उस निडिल में क्या हो गया था, डिफ्लेक्शन हो गया था। उनका भी कुछ सेम इसी तरीके से था, डिफ्लेक्शन हो गया था। तो निडिल में डिफ्लेक्शन होना, मतलब उन्होंने यह मान लिया था कि ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट ना, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या हुआ, निडिल में डिफ्लेक्शन हो गया। मतलब उन्होंने इसी को क्या कह दिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा था, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर ओस्टेड एक्सपेरिमेंट आएगा तो इसी तरीके से आप समझाएंगे। इस तरीके का मतलब नहीं कि एग्जैक्ट यही समझाएंगे। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे आप क्या कर लीजिएगा, एक ले लीजिएगा, आप क्या ले लीजिएगा, एक आप जैसे मान लीजिए आयरन रॉड ले लिए, आप इसमें क्या हो गया,
इसमें वायर हो गया, वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा, इसमें करंट आएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक नीडल है, तो नीडल में क्या दिख जाएगा आपको, डिफ्लेक्शन दिख जाएगा। तो चूंकि यह डिफ्लेक्शन किसी कारण हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण हो रहा है, तो इसी को क्या कह दिया था उन्होंने, धारा का चुंबकीय प्रभाव कह दिया था, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कह दिया था। आशा करता हूं चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बात करते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के बाद थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ना, जैसे सपोज करिए अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं मैग्नेट बना दिया, चलिए ठीक है, और सपोज करिए यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस लेक्चर को आप देखिए, स्मूथली समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ पोल, ओके, मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, देखिए क्या है ना कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं आपको यह बताऊं कि सपोज करिए इसके पास, ठीक है ना, देखिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, इनविजिबल होंगी, अदृश्य होंगी, वो आपको दिखेंगी नहीं, ठीक है ना, वो आपको दिखेंगी नहीं। और उसके बाद आप एक चीज दिमाग में ढाल लीजिए, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक अनदर मैग्नेट रखता हूं, और या मान लीजिए छोटा छोटा पीस ऑफ आयरन रख लेता हूं, चलिए सपोज करिए मान लीजिए छोटा छोटा पीस ऑफ आयरन रख लिया, या तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रख लिया, सपोज करिए छोटा सा मैग्नेट रख लिया, तो होगा क्या कि इसके पास रखने पर, ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लीजिए इसका भी नाम है, ये क्या करेगा पता है आपको, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। भाई इससे इसका कोई कनेक्टिविटी तो है नहीं, इसके पास हम रखे हैं, इसके रीजन में हम रखे हैं, इसकी स्पेस में हम रखे हैं, और रखने पर ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इससे हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई एक इनविजिबल लाइन जो है, जो हमें दिख नहीं रही है, ठीक है ना, एक इनविजिबल लाइन है जो हमें दिख नहीं रही है, और उस इनविजिबल लाइन पर किसी भी अदर मैग्नेट को रखने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसी इनविजिबल लाइन को, उसी इनविजिबल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, लाइन जो होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये बाहर की तरफ, जब हम बाहर की बात करेंगे, आउट की बात करेंगे, तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर के साउथ पे खत्म हो जाएगी। अंदर में क्या होगी, साउथ से नॉर्थ चलेगी। कैसे चलेगी, साउथ से नॉर्थ चलेगी, ठीक है ना। और एक बात आपको जानकारी में दे दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह क्लोज लूप नहीं बनाता, वह क्लोज लूप नहीं बनाता, लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वह क्लोज लूप बनाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द फील्ड अराउंड द मैग्नेट एट विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट स्पेस दैट फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ, आउट बाहर की तरफ, और अंदर में देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ चलती है। और आपको एक बात मैंने बताया कि यह एक क्लोज लूप का निर्माण करती है, और यह क्लोज लूप का निर्माण करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है, वह प्लस क्यू से स्टार्ट होती है और माइनस क्यू पे जाकर के, ठीक है ना, माइनस क्यू पे गिर जाती है। प्लस क्यू से स्टार्ट होती है और माइनस क्यू पे क्या होता है, उसका अंत हो जाता है। यह क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। एक बात और बताइएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब ये हो गया ना कि जैसे सपोज करिए अगर मान लीजिए मैग्नेट है, सपोज करिए दैट इज अ मैग्नेट, मैं आपको समझाता हूं, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, और ये आपका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या भैया, हुआ है कि जो हमारा सपोज करिए कोई अनदर मैग्नेट है, कोई अनदर मैग्नेट है, ठीक है ना। और जब अनदर मैग्नेट है तो उसका भी अपना एक पोल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अनदर मैग्नेट है, सपोज करिए इसका मान लीजिए कि यह नॉर्थ पोल हो गया, या क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। आपको ये भी पता है कि अगर ये मैग्नेट है तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कोई अनदर मैग्नेट रहेगा तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ये भी ठीक है। तो याद रखिएगा कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, अगर वह मतलब अगर वह मूवमेंट करने के लिए फ्री है तो ड्यू टू फोर्स के कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो जो भी मैग्नेट रहेगा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ड्यू टू फोर्स नॉर्थ पोल, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, जहां जैसे जैसे मूव करेगा, मानो नॉर्थ पोल जैसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, या नॉर्थ पोल ऐसे मूव कर रहा है, तो नॉर्थ पोल का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने यह कहा कि सपोज कर ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ मैंने अभी आपको बताया कि एक इनविजिबल लाइन होती है, दैट इज अ मैग्नेटिक लाइन। अगर मैं अनदर मैग्नेट रखता हूं और उसके नॉर्थ पोल को अगर मैं लेकर के रखूं, और अगर उसका जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट का अगर जो नॉर्थ पोल है, वह नॉर्थ पोल अगर मूवमेंट के लिए, घूमने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, तो नॉर्थ पोल पे अगर जो फोर्स के कारण नॉर्थ पोल का जो मूवमेंट होगा, वही जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो आशा करता हूं आप चीजों को आप क्या हो गया, समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। हाँ, और एक बात इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, इसमें और एक बात हम लोग यह कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, नो क्रॉस ईच अदर। मतलब हम कह सकते हैं कि नो क्रॉस ईच अदर, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नो क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है, क्रॉस करेंगे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चाहे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दोनों ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं तो वो अपने आप को क्रॉस नहीं करेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो अपने आप को क्रॉस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या मिल जाएंगे, दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप इन चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं अगर बात करना चाहूं तो क्या है इसके बाद, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बाद थोड़ा हम बात कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। हम लोग बात किसके लिए करेंगे, राइट हैंड थंब रूल के बारे में। देखिए राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करना है। सपोज करिए ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सपोज करिए कि ये मान लीजिए एक क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, चलिए ठीक है। इस कंडक्टर में सपोज करिए करंट जा रहा है, ये भी ठीक है। सपोज करिए करंट जो है ऊपर जा रहा है, ये भी ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको जैसे इसके दो भाग अभी हमको दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक कंडक्टर है और इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसके दो पार्ट हमको अभी इस समय दिख रहे हैं, ए वाला इधर वाला हो गया फर्स्ट पार्ट, और इधर वाला हमारा जो हो गया क्या हो गया, सेकेंड पार्ट। चलिए इस वायर में क्या जा रहा है, हमारा करंट जा रहा है। अब करंट जा रहा है तो काम करते हैं, मैं अपने अंगूठे को, थंब को इस करंट के डायरेक्शन में रखूंगा, ठीक है। आई विल कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो मुझे एक बात बताइएगा, जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो जो मेरा कर्ल ऑफ द फिंगर है, ये जो मेरा कर्ल ऑफ द फिंगर है, जो मेरा उंगलियां जो मुड़ रही हैं वो किधर मुड़ रही हैं, अंदर की तरफ मुड़ रही है ना। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पार्ट में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे जो मिलेगा अंदर, मतलब इनवार्ड, अंदर की तरफ इनवार्ड मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल आप लोग क्या पता कर सकते हैं, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था, मैक्सवेल साहब ने दिया था। किसने दिया था, मैक्सवेल साहब ने दिया था, ठीक है। तो मैंने भी आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि दैट इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर में क्या हो रहा है भैया, इस कंडक्टर में बताइए
इस कंडक्टर में हमारा क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, और मैंने क्या किया, थंब को करंट के डायरेक्शन में ऐसे रख दिया, तो मैंने यह देखा जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वो किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो, अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड होगा। कैसे पता किया मैंने, राइट हैंड थंब रूल से पता किया। किसने दिया है, मैक्सवेल साहब ने दिया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, तो सपोज करिए ऑब्वियसली दैट इज अ कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो अंगूठे को पहले मुझे कहां रखना है, मुझे अंगूठे को, मुझे थंब को कहां रखना है, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जब मैं यहां पर रखूंगा, तो यहां पर रखने के बाद आप देख रहे हैं मेरी उंगलियां कहां आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है ना। इसमें तो अंदर की तरफ आ रही थी, इसमें किधर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है ना। तो बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि जो वाला पार्ट है हमारा, मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि भैया ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो दैट इज द आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो उसको आप कैसे शो करेंगे, उसको आप ऐसे शो करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है, तो कैसे शो करेंगे, फिर आप ऐसे शो करेंगे। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मतलब क्रॉस लग गया इनवर्ड, डॉट लग गया आउटवर्ड। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे बना दूं, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे बना दूं, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। आशा करता हूं राइट हैंड थंब रूल आप समझ गए होंगे। ठीक है, आफ्टर राइट हैंड थंब रूल मैं अगर बात करूं, किसके बारे में बात करूंगा, मैं बात करता हूं कि जैसे सपोज करिए अगर मैं बात करता हूं कि फ्लेमिंग साहब के बारे में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। देखिए पहली बात तो जब बात होगी, लेफ्ट फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है भैया, उन्होंने एक रूल दिया है। ठीक है, रूल दिया है, तो कौन सा रूल हम लोग बात करें, लेफ्ट हैंड रूल, मतलब बायां हाथ को पकड़ूंगा, दायां हाथ छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जब मैं ऐसे करूंगा, तो ऐसे करने में मुझे क्या दिख रहा है, दैट इज अ मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब। ये जो मिडिल फिंगर है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, हमारा ये जो मिडिल फिंगर होगा, जो लेफ्ट हैंड का, कौन से हैंड का, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, उसका जो मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर जो होगा वो हमको बताएगा, दैट इज द थिंग, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। चलिए यहां भी बात सही हो गया। ठीक है भैया, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। उसके बाद ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, अगर मैं इंडेक्स फिंगर की बात करूं, तो यह हमको क्या बताएगा, तो इंडेक्स फिंगर हमको बताएगा, क्या बताएगा, ये हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ठीक है, मैं अगर बात करूं अपने इस थंब के बारे में, तो ये जो हमारा थंब है, ये मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। ठीक है, मिडिल फिंगर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, इंडेक्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। ठीक है, और इनको कुछ इस हिसाब से रखना है कि आपस में कितना एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री बना रहे हो। ठीक है ना, तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे कि हाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ठीक है, इस पे भी जब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा, इसको आप लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। आगे आपको भाई
आगे आप ऊंचे ऊंचे क्लास में जाएंगे, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे आईआईटी करेंगे, भाई वहां पर लेक्चर का ही खेल है। वहां प्रोफेसर आएंगे, वहां पर लेक्चरर आएंगे, आपको लेक्चर देंगे और आपको नोट्स बनाते चलना है, चीजों को समझते चलना है, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा इसमें हम बैठा करके हम सजाने जाने वाला सिस्टम नहीं करेंगे, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आप पे हो गया विश्वास, आप हो गए हैं बड़े। अब आप ये ऐसे ऐसे नहीं रह गए कि मैं लिखूंगा जबकि एकदम मतलब एकदम आराम सीधी तब जाके समझ पाओगे, ऐसा नहीं है। आप तुम समझ सकते हो, कैपेबल हो भाई मेरे, सब कैपेबल हो। अपनी योग्यता को पहचानिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बाद मैं पाम रूल के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा पाम रूल के बारे में बात करना चाहता हूं। तो जो हमारा पाम रूल है, ठीक है, अभी मैंने किसका किसका डिस्कस किया, मैक्सवेल के राइट हैंड रूल का डिस्कस किया, उसके बाद मैंने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का डिस्कस किया। अब मैं पाम रूल का डिस्कस करना चाहता हूं। तो पाम रूल का डिस्कस कुछ मैं ऐसे करूंगा कि सपोज करिए दैट इज अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है, इसमें क्या जा रहा है, तो इसमें पता चला कि भाई करंट जा रहा है। अब अगर करंट जा रहा है तो पहली बात बताइए पाम रूल का यूज क्या करते हैं, द यूज ऑफ द पाम रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा, ऑब्वियसली उसमें बता देगा आपको, वो भी क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताता है। पाम रूल क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जिसमें आप कंफर्ट होंगे आप उस रूल को आप क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं बात करता हूं, सपोज करिए इस वायर की, सपोज करिए इस वायर में करंट जा रहा है, ठीक है। जब करंट जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं पाम रूल की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं अपना थंब रखूंगा वो थंब को मैं किधर रखूंगा, करंट की डायरेक्शन में रखूंगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट रखूंगा। चलिए ये भी ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे यहां पर कोई पी पॉइंट है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है ड्यू टू द करंट जो वायर में फ्लो हो रहा है। तो मैं ऐसे लगा दिया, तो जब मैं ऐसे लगाऊंगा तो मेरा अंगूठा कहां पर है भैया, करंट के डायरेक्शन में है, ये भी ठीक है। करंट के डायरेक्शन में है, और जब करंट के डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां, ये मेरा आप देख रहे होंगे, फिंगर देख रहे होंगे, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, फिंगर उधर है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और पाम मेरा अंदर की तरफ है। आप समझ पाए मैंने क्या बोला, मैंने यह कहा कि वायर है, करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा हुआ है, मुझे पी पॉइंट पे निकालना है, तो जिधर निकालना है उधर मेरे फिंगर्स होंगे, मेरे फिंगर्स उधर है, अंगूठा भी मेरा करंट की डायरेक्शन में है, अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। अब मुझे जो निकालना है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, पाम को देख रहे होंगे, पाम आपका अंदर की तरफ है ना कि बाहर की तरफ है, तो पाम आपका अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ ऐसे होता, पाम आपका अंदर की तरफ है। तो आप क्या कह देंगे कि इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। और सर ने यह बताया है कि अगर इनवर्ड होगा तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर के पॉइंट के बारे में बात करूं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है सी, ठीक है, मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, इस पॉइंट का नाम क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है सी, और मुझे यहां पर कोई पूछे कि भाई इस वायर में बह रहे करंट के कारण इस सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं ऐसा करूंगा कि ये हमारा क्या है, पाम रूल के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा पाम रूल में लेफ्ट हैंड मत लगा दीजिएगा,
पाम रूल में आप जब भी लगाइएगा किसको लगाइएगा, राइट हैंड को लगाइएगा। किसको लगाइएगा, राइट हैंड लगाइएगा। ठीक है, करंट बह रहा है, ठीक है, सी पॉइंट पे निकालना है तो फिंगर कहां पर होंगे हमारे, सी पॉइंट पे होंगे। ठीक है, हथेली किधर है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, हमारा आउटवर्ड होगा। चलिए ये भी ठीक हो गया। तो अगर जब आउटवर्ड होगा तो सर ने क्या बताया, आउटवर्ड को कैसे दिखाते हैं, तो सर ने बताया कि आउटवर्ड को ऐसे डॉट से दिखाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। ठीक है ना, क्रॉस रहेगा तो इनवर्ड हो गया, डॉट रहेगा तो आउटवर्ड हो गया। तो आशा करता हूं कि पाम रूल को भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो हमने मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल पढ़ा, हम लोगों ने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ा, हम लोगों ने पाम रूल को पढ़ा। पाम रूल में हमें राइट हैंड का यूज करना है, जानकारी दे दो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड का यूज करना है। ठीक है, मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल है उसमें राइट हैंड का ही रूल करना है, लेफ्ट हैंड का रूल नहीं करना है, राइट हैंड का रूल करना है, मतलब राइट हैंड का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, हाँ, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मैग्नेटिक लाइंस जहां पास पास होंगे, जैसे मैग्नेटिक लाइंस हैं जहां क्या होंगे, जैसे कि जहां पास पास होंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस जहां बहुत पास पास होंगे, ठीक है ना, तो वहां पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, हम उसको स्ट्रांग मान लेंगे। जहां मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर होंगे वहां जो फील्ड होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, वीक मान लेंगे। और मैग्नेट के एंड पर जो फील्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और मिड की बात करूं तो क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। कोई पूछेगा आपसे तो आप बोल दीजिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है दैट इज अ टेस्ला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बारे में, सोलेनॉइड के बारे में बात करना चाहता हूं, सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। ठीक है, सपोज करिएगा कि ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, और जैसे चंदन के लकड़ी पे सांप लिपटा हुआ होता है, तो चंदन की लकड़ी को आप मान लीजिए कि सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, और आप इसमें क्या करिए कि उस जैसे सांप ऐसे लिपटा हुआ होता है हेलिक्सली, तो कॉपर वायर को भी आप हेलिक्सली लपेट दीजिए ना, जैसे, ठीक है, कौन सा वायर है, कॉपर वायर है। ठीक है, हमने क्या किया है, बाउंड किया है। ठीक है, कैसा किया है, हेलिक्सली किया है। ठीक है, तो अब होगा क्या, तो जब ऐसा होगा, अगर मैं इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद प्लस है माइनस है, इसमें करंट जाएगा, बोलिए हाँ, करंट इसमें जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे होते हुए फिर करंट इसमें जाएगा, फिर ऐसे होते हुए करंट इसमें जाएगा। तो होगा क्या कि ये ड्यू टू करंट हमको पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसको कहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये क्या बन जाएगा, एक तरह से मैग्नेट बन जाएगा, और इस प्रकार के
मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेट बोलेंगे। और जैसे ही मैं बैटरी को हटा दूंगा, इसके अंदर करंट जो है जाना बंद हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर मैग्नेट ऐसा बिहेव नहीं कर पाएगा। तो कोई पूछे सोलेनॉइड क्या होता है, तो बोल दीजिएगा कि जैसे हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है। देखिए एक बात आ गया, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब यहां पर आयरन के सॉफ्टनेस से नहीं है। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा आयरन कि जो मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म होने में बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है ना, बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर बोलेंगे। और मैंने क्या किया, कॉपर वायर को क्या कर दिया, वाउंड कर दिया। और वाउंड करने पे क्या कर दिया, मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, एक हमारा देखिए एक अरेंजमेंट बन गया। यही हमारा क्या हो गया, सोलेनॉइड हो गया। और इसमें जैसे ही मैंने क्या किया, बैटरी से सॉरी करंट, इसमें मैंने करंट फ्लो कराया, तो उसके बाद यह किस तरीके से बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रो है कहां से लिया गया, इलेक्ट्रॉन से लिया गया। और इलेक्ट्रॉन को का जो मोशन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, करंट के लिए होता है। तो यह करंट के कारण क्या बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट यह बन गया, मतलब यह छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर जैसे ही मैं स्विच को, अभी अगर मैं स्विच ऑन कर दूं, मान लीजिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, सपोज करिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ठीक है, मैंने यहां पर एक स्विच लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने स्विच लगा दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब ये ओपन है, ठीक है। स्विच हमारा क्या है भैया, स्विच हमारा क्या है, ओपन है। तो ओपन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये मैग्नेट से बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, ये स्विच को ऐसे करके क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद क्या होगा, इसमें करंट जाने लगेगा और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। इसका एक साइड, एक एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक एंड इसका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। और अगर आपको यह जानना है कि भैया यह नॉर्थ होगा कि यह साउथ होगा, तो उसके लिए एक लॉ होता है, आई थिंक दैट इज द एम्पियर्स लॉ। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो वायर है वाउंड हुआ है और जो करंट बह रहा है, तो जो हमारा एक कर्ल ऑफ द फिंगर है उसको हम क्या करेंगे, करंट के, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें क्या है, वायर है, और वायर है तो वायर में क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, उस करंट के डायरेक्शन में इस कर्ल ऑफ द फिंगर को हम लोग रखेंगे, तो हमारा अंगूठा जिधर शो करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये वायर ऐसे, जैसे मान लीजिए ये वायर है ऐसे करके है, और करंट जा रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है। तो ये देखिए मान लीजिए करंट, मान लीजिए जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है, करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे से जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। करंट जब ऐसे से जा रहा है तो हमने क्या किया, ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो गया। तो ये आप देख रहे होंगे मेरा फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन में है, करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन हमारा अंगूठा जो है वो बता देगा कि दैट इज अ क्या, उधर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो ऑब्वियसली जब एक साइड नॉर्थ हो जाएगा तो दूसरी साइड अपना क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो सोलेनॉइड में आपको अगर डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन पता करना मतलब अगर पता करना, पोलैरिटी पता करना है कि कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं कि सपोज करिए दैट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना, दैट इज आयरन। सपोज करिए ऐसा आयरन, सॉफ्ट आयरन रहेगा तो अच्छा है, सॉफ्ट आयरन रहना चाहिए। मैग्नेट में उसको ट्रांसफॉर्म होने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगता, ठीक है ना, तो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जैसे इसमें क्या है, कॉपर वायर से वाउंड किया गया, करंट जा रही है तो करंट ऐसे से जा रही है, तो ऐसे से जा रही है मतलब ये ऐसे जा रही है, ऐसे पकड़ लिया मैंने। अंगूठा जो हमारा होगा, तो ये जो हमारा इंड आएगा क्या होगा, नॉर्थ पोल, और इधर वाला इंड हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोलेनॉइड के बाद, हाँ, सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और वह मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, तो वह होता है B = म्यू नॉट एंड आई।
यह होता है। तो बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। म्यू नॉट क्या है? यह निर्वात की इसको हम ये कह सकते हैं कि परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कह सकते हैं, ठीक है ना। निर्वात की चुंबकशीलता कह सकते हैं इसको, म्यू नॉट को। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है, कॉइल में कितने टर्न्स हैं। आई क्या है? आपका करंट है। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो आप विद द हेल्प ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आप सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, आप बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई से निकाल सकते हैं, ठीक है। पोलैरिटी चेक करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है सोलेनॉइड में। वो आप कैसे करेंगे? एम्पियर्स लॉ के द्वारा करेंगे। और दूसरा, इसमें अगर हम और बात करें तो याद रखिएगा कि जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि ये क्या है आपका कॉइल है। अब इस कॉइल में सपोज करिए कि भाई करंट बह रहा है, मान लीजिए आई बह रहा है, चलिए ठीक है। तो इसके सेंटर पर अगर बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो याद रखिएगा कि बी इक्वल टू दैट इज अ म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है? करंट। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कॉइल। मान लीजिए इसका रेडियस है, आर रेडियस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डायरेक्शन पता करना होगा कि यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, तो आप लगा दीजिए, पाम रूल लगाइए। ये देखिए, आप देख रहे होंगे करंट हमारा कैसे बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन में है और मुझे निकालना कहां है? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, हथेली बाहर की तरफ है, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड होगा। क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसमें अगर करंट जा रहा है, आई जा रहा है, अगर यहां से मान लीजिए x सेंटीमीटर पर मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब B निकालना है, तो वह कितना आएगा? क्योंकि यहां बात स्ट्रेट कंडक्टर की है, इसमें करंट जा रहा है, मतलब B इक्वल टू आएगा नथिंग दैट इज म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई अपॉन आर। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे सर्कुलर की बात हुई तो म्यू जीरो आई अपॉन टू आर, स्ट्रेट कंडक्टर की बात हुई तो म्यू जीरो आई अपॉन टू आर है, लेकिन बस उसमें पाई इंक्लूड हो गया है। तो ये सब चीज आपके पास होंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। अगर मैं कहूं कि सोलेनॉइड के अंदर मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो म्यू नॉट एन आई मिलता है, सर ने बताया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि सोलेनॉइड के इंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि सोलेनॉइड के इंड पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इंड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है, ठीक है। म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है, उसके इंड पे जो होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है करंट के कारण? मैग्नेट में कन्वर्ट हो जा रहा है ड्यू टू करंट। तो जो मैग्नेट बना उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है कि जैसे ही आप स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ऑफ करेंगे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा नहीं, वो मैग्नेट रहेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो बार मैग्नेट होता है दैट इज बार मैग्नेट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। और बार मैग्नेट का कंडीशन याद रखिएगा। हाँ, एक बात और है, सोलेनॉइड जो है इज नॉट एग्जैक्टली बार मैग्नेट। सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि जब सोलेनॉइड में करंट जाता है तो वह मैग्नेट बन जाता है। कैसा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो उसके दो एंड पे एक नॉर्थ और एक साउथ पोल हो जाते हैं। तो नॉर्थ साउथ पोल हो जाते हैं मतलब वो बार मैग्नेट से बिहेव करता है। या आप ये कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली वो बार मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में
मैंने आपको बताया कि स्विच ऑन स्विच ऑफ पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट डिपेंड करता है, लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं, वहां स्विच वाली कोई बात ही नहीं है। बार मैग्नेट मतलब अगर एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल है, तो इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो फिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है ना, ये किसी स्विच ऑन स्विच ऑफ पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही अंतर हो गया आपका बार मैग्नेट में और ये हो गया आपका इलेक्ट्रो मैग्नेट में, ठीक है। आफ्टर दैट मैं अगर आपको थोड़ा सा और कुछ समझाना चाहूं इसमें, जैसे बार मैग्नेट हो गया, सर्कुलर का हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर का हो गया, और अगर मैं बात करना चाहूं किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। देखिए इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की बात करेंगे, मतलब बात होगी करंट की और साथ में होगी मैग्नेट की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। होगा क्या, सपोज करिए दैट इज अ, मान लीजिए क्वाइल है, क्या है ये आपका क्वाइल है, ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, क्या है आपका गैल्वेनोमीटर है। हुआ क्या कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम फैराडे साहब के बारे में बात करेंगे। फैराडे एक्सपेरिमेंट जो मैं करने जा रहा हूं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैराडे एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैराडे एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। फैराडे साहब के बारे में बात करेंगे। तो हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक मैग्नेट है, मैग्नेट का मान लेते हैं कि यह नॉर्थ पोल है, सपोज करिए साउथ पोल है, ठीक है। तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगे, चलिए ठीक है। तो इस मैग्नेट से मान लीजिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्थ से जाएंगे साउथ पे आएंगे, फिर नॉर्थ से जाएंगे साउथ पे अपना आएंगे, और अंदर में साउथ से नॉर्थ पे जाएंगे, चलिए ये भी बात ठीक है। तो जब मैग्नेट को मैं क्या करूंगा, मूवमेंट कराऊंगा। मूवमेंट कराने का मतलब हो गया कि या तो इसके पास लेकर के आऊंगा या तो इससे दूर लेके जाऊंगा। तो अगर पास लेकर के आऊंगा मतलब नियर, अगर दूर लेके जाऊंगा मतलब अवे। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में होगा ये कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में, मैग्नेटिक लाइंस में, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंजिंग होगा। तो जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में जब चेंज होगा तो इसी चेंज के कारण इसके अंदर एक करंट जनरेट होगा। अब वो करंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग लेंस जला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लेंस जला का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा ऊंची चीज है, फिलहाल आप केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे एक्सपेरिमेंट में आप यह समझाएंगे कि सपोज करिए क्वाइल में गैल्वेनोमीटर है, अभी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसके बगल में हमने क्या रखा है, मैग्नेट रखा हुआ है। अब मैग्नेट जब रखा हुआ है तो फिर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर अंदर करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंजेस होंगे, इस क्वाइल में करंट आएगा, और करंट का डायरेक्शन हम लेंस जला से पता कर लेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा कि क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है ना। समझ में आएगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा अभी। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का अगर यह नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल अगर नजदीक आ रहा है तो नजदीक आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर यह साउथ पोल होता, वह नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन और प्लस इसकी पोलैरिटी के साथ हम लोग पता करते हैं कि हाँ इसका डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन जब बताइए चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट जाएगा तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो डिफ्लेक्शन दिखेगा तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्टिविटी तो है नहीं, मतलब ये तो है नहीं कि सीधे सीधे हमने इसको सटा दिया है। हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दूर है। लेकिन आपको ये भी पता है कि इनविजिबल लाइन भी होती है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल लाइन है, मैग्नेट का अपना एक इनविजिबल लाइन होता है जो हमें दिखता नहीं है। तो हमने क्या किया, जब इसको आगे पीछे किया तो उसमें चेंजेस होने लगे, चेंजेस हो गया तो इसमें करंट आने लगा। तो जब इसमें करंट आने लगा इट मींस दैट, जब इसमें करंट आने लगा तो इट मींस दैट हुआ क्या कि ये जो करंट आ रहा है आपका, ठीक है ना, तो करंट, इस करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। इसका जन्म कैसे हुआ, तो इसका जन्म जो हुआ वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज करने के कारण हुआ। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रेरित धारा। क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। अगर इसका हमको डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग लेंज साहब का प्रयोग करेंगे। अगर हमको
इसको समझना है तो हम लोग फैराडे साहब का प्रयोग करेंगे। फैराडे साहब ने यह बताया था, फैराडे साहब ने इंड्यूस करंट का, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है हमारा, थोड़ा सा ये हाई लेवल की चीजें हो जाएंगी, क्लास 12 की चीजें हो जाएंगी। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बस यह हुआ कि इस मैग्नेट के कारण, अभी तक आपने क्या पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट में, कि करंट के कारण आपने पाया था मैग्नेटिक इफेक्ट, और अब आपने क्या पाया, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आपने क्या पाया, करंट। तो यह आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपने क्या किया, एक कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर लगाया, उसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, जैसे आप मैग्नेट को उसके पास लेके जा रहे हैं चाहे दूर लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंजेस आ रहा है, इस कॉइल में करंट आ रहा है, करंट का डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से पता करेंगे। इस करंट के कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो डिफ्लेक्शन दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं इसमें करंट आ गया है, ऐसे करंट को हम लोग इंड्यूस करंट कहेंगे, इंड्यूस करंट को हिंदी में हम लोग प्रेरित धारा कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग और चीजें भी हम लोग को डिस्कस करना है, जिसमें इसमें मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फिर से डिस्कस आपसे कर दूं। देखिए इलेक्ट्रो जो शब्द है, ठीक है ना, ये लिया गया है कहां से, मान लीजिए कहां से लिया गया भैया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यही जिम्मेदार है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन का मोशन जिम्मेदार है किसके लिए, करंट के लिए, ये भी ठीक है। मैग्नेटिक दिया हुआ है, मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट की हो गई, चलिए ठीक है। बात करंट की हो गई, मैग्नेटिक इफेक्ट की हो गई, इंडक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, हिंदी में इसको प्रेरण कहते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो संबंध है, रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए ना हम छोटा सा एक फैराडे का एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। फैराडे साहब ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। फैराडे साहब क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। तो फैराडे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि सपोज करिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास जैसे एक कॉइल है, क्या है आपके पास, एक कॉइल है, और इस कॉइल में एक काम करिए आप ना, आप एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। चलिए ठीक है, इस कॉइल में क्या लग गया, गैल्वेनोमीटर लग गया, ठीक है। और इस कॉइल के पास में एक मैग्नेट है, और मान लेते हैं कि इस मैग्नेट का ये वाला जो इसकी जो इस एंड की जो पोलैरिटी होगी, मान लेते हैं नॉर्थ है, और यह वाला कितना है, साउथ। चलिए ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम जो फैराडे एक्सपेरिमेंट में है, उसमें हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि एक बार क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाएंगे, एक बार इस ये जो क्या बोलते हैं आपका कॉइल होगा, ठीक है ना, उनके तो लगभग 4 एक्सपेरिमेंट है, हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट अभी समझेंगे। एक बार इस दूर ले जाएंगे, एक बार पास ले आएंगे, मतलब एक बार बात नियर की होगी, एक बार अवे की होगी। तो होता क्या है कि जाहिर सी बात है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो इसके पास क्या होगा भाई, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके पास अपना एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये नॉर्थ है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ से साउथ क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाती हैं बाहर की तरफ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि अगर जब हम मैग्नेट को इसके पास लेकर के आएंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई अभी मैग्नेट यहां पर है, और इस कॉइल से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, हम मान लेते हैं कि 3 लाइन जा रही हैं। कितनी लाइन जा रही है, 3 लाइन जा रही है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, 3 लाइन जा रही है। जब ये इसके नियर आएंगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो होता क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या दिखने लगता है, डिफ्लेक्शन दिखने लगता है। और सभी लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी होगा कि जब उस कॉइल में करंट आ जाए, लेकिन इसका और इसके साथ कोई विजिबल कनेक्टिविटी तो है नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, मैग्नेट को पास लाया, पास मतलब लाके सटा ही नहीं दिया, मान लीजिए हमने मैग्नेट को यहां तक ले आया हमने। चलिए, विजिबल कनेक्टिविटी तो है नहीं, लेकिन हाँ ये हमको पता है कि इसके पास जो है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है,
इसके पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं जो कि इनविजिबल हैं लेकिन होती हैं। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब मैं इसको यहां से यहां लेकर के आया तो उसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज में मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, चेंज हो गया। और इसी चेंज होने के कारण इस गैलेनोमीटर में मुझे डिफ्लेक्शन दिखने लगा। और यह डिफ्लेक्शन दिखना मुझे यह बता दिया कि हाँ, इस कॉइल में क्या जनरेट हो गया भैया, करंट। और ऐसे करंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे करंट को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे करंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। और इस फेनोमेना को मतलब पहला हमारे पास क्या क्या चीज था, मैग्नेट था, और क्या था, दूसरा हमारे पास कॉइल था। अभी मैंने क्या किया, मैग्नेट को क्या किया, पहला कंडीशन कि नियर किया, किसके, कॉइल के। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में, या इसको ऐसे समझिए, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, चेंजेस हो गया। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो गया, मतलब फाई में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो गया। ये आगे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब इस चेंज होने के कारण हमें क्या दिखने लगा, तो गैलेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखने लगा। और गैलेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आता है, जब करंट जनरेट होता है। ऐसे करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। ठीक है, इंड्यूस करंट बोलेंगे। यह करंट जनरेट क्यों हुआ, ड्यू टू इंडक्शन जनरेट हुआ। तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। आप अगर इस मैग्नेट को दूर लेके जाते, अवे मतलब मान लीजिए मैग्नेट यहां आ गया, नॉर्थ साउथ, तो अभी यहां मान लीजिए हमने क्या माना था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना है, 3 है। जब मैं यहां पर लेके आऊंगा तो भी इसमें क्या आएगा, चेंजेस आएगा। तो चेंजेस आएगा तो किसमें चेंजेस आएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में। ये चेंजेस क्या क्या कर देगा, गैलेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा देगा। ये डिफ्लेक्शन से क्या पता चलेगा कि भाई करंट आ गया। इस करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। या इंड्यूस करंट क्यों जनरेट हुआ, इंडक्शन कारण जनरेट हुआ। इसमें बात किसकी आ गई, मैग्नेट की बात आ गई और करंट की बात आ गई। तो इसको हम पूरा फेनोमेना को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप समझ गए। और आगे आप इसमें एक बात और याद रखिएगा कि कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है, सॉरी इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है, आपके इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या एक क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, यह बताने का काम जो जिन्होंने किया उनका नाम है लेंज साहब। क्या नाम है, लेंज साहब। उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लेंज लॉ कहते हैं, और उन्होंने बताया कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आप कैसे पता करें। ठीक है ना, तो क्लास 12th में आगे आप जब जाएंगे तो वहां फैराडे एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझना है आने और अच्छे तरीके से। क्लास 12th में फैराडे के एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से पढ़ना है। वहां पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आपको पढ़ना है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए था कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया, पेपर में आता है। तो आप इस 2 कंडीशन को लिख करके एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें आपके लिए काफी अनुकूल होंगी। ठीक है, तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ा सा पोलैरिटी के लिए थोड़ा सा बात कर लें। पोलैरिटी हम लोग क्लॉक रूल की बात कर लेते हैं। देखिए क्लॉक रूल में एक बात याद रखिएगा कि सपोज करिएगा कि जैसे आपके पास एक कॉइल है, यहां आपके पास क्या है, यहां मान लीजिए दूसरा कॉइल है, चलिए ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है। ठीक है, ये आपका हो गया मान लीजिए पहला कॉइल, और ये आपका क्या हो गया, दूसरा कॉइल। चलिए आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें अगर मान लीजिए मैं कहूं कि
इस कॉइल में करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। इस कॉइल में करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी ठीक है। यह इस कॉइल की पोलैरिटी अगर मुझे चेक करनी है कि यह नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा कि साउथ पोल जैसा, ये वाला नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा कि साउथ पोल जैसा, तो कैसे करेंगे? तो पहले कॉइल को उठाते हैं। करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो एक काम करिए, इसको ऐसे बना लीजिए। करंट ये हो गया आपका, देखिए क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया आपका, मान लीजिए ऐसे ही हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, ठीक है। और आप ना इसको ऐसे करके ऐसे मिला दिए। मुझे बस आप ही बताइए कि ये क्या दिख रहा है आपको? क्या ये आपको ऐसे जैसा दिख रहा है? तो ऐसे जैसा दिख रहा है मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट जैसे मान लीजिए आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये कैसा दिख रहा है? क्या यह एन जैसा दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है। तो ये कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। इट मीन्स दैट कि कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वह कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल जैसा। कॉइल में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो आशा करता हूं क्लॉक रूल को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अब बात करने के लिए शायद कुछ रहा नहीं, ठीक है। और आशा करता हूं चीजों को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। और जैसे इसकी जो कॉन्सेप्ट है मैंने उसको समझाया, आप उसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है भाई? तो हाँ टेस्ला होता है, फैमी के लेफ्ट हैंड रूल को, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड थंब रूल को, जिसको जो मैक्सवेल ने दिया था राइट हैंड थंब रूल को। उसके बाद राइट हैंड ग्रिप रूल को, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड की पोलैरिटी निकालनी है अगर, तो उसमें राइट हैंड ग्रिप रूल का यूज करते हैं। दैट इज नॉट एम्पियर लॉ, ओके। एम्पियर लॉ अलग होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ अलग होता है। उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग उस लॉ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो सोलेनॉइड की पोलैरिटी निकालने के लिए जो रूल होता है दैट इज अ राइट हैंड ग्रिप रूल, ओके। पाम रूल हमने बताया आपको, पाम रूल क्या है। उसके बाद है ना, आप चीजों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिएगा मैं क्वेश्चन कुछ आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक कॉइल है, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसको आप देखिएगा थोड़ा सा। सपोज करिए एक कॉइल है, ठीक है। सपोज करिएगा ये आपका क्या है? कॉइल, ठीक है। इस कॉइल में मान लीजिए कि आई करंट जा रहा है, चलिए ये भी ठीक है। इस कॉइल का जो रेडियस है मान लेते हैं, रेडियस कितना भी है? दैट इज 5 सेंटीमीटर है। इसका नाम O है, इसका नाम A, ये भी ठीक है। कह रहा है कि ड्यू टू दिस करंट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है, और क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप ऐसे निकालेंगे, आप लगा देंगे यहां पर कौन सा रूल? पाम रूल। पाम रूल लगा देंगे। सर ने क्या बताया था? राइट हैंड का यूज करिएगा, और अंगूठा हमारा करंट के डायरेक्शन में, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर फिंगर होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमको सेंटर पे निकालना है, ये हमारा हो गया। और आप एक चीज देख रहे होंगे, हमारा हथेली जो पाम है हमारा बाहर की तरफ है, ऐसे रहती तो अंदर की तरफ रहती, और ऐसे है तो बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ हो गया मतलब यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर वो हमारा क्या होगा? आउटवर्ड होगा। क्या होगा? आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा,
ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सर ने क्या बताया था, तो मैग्नीट्यूड के लिए बताया था सर ने कि फार्मूला होता है बी कहाँ, सेंटर पर ऑफ द कॉइल, बी सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। ठीक है, मान लीजिए करंट की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर, तो देखिए यहाँ पर ना म्यू नॉट है। एक बात याद रखिएगा, जो म्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और इसी म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहा जाता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2 और अपॉन 2 इंटू आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 5/100, दैट इज 0.05, 0.05। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 देखिए आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और ऊपर कितना बचा आपका, ऊपर बचा आपका 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 4 पाई, ठीक है ना, और इंटू 0.05, 5/100, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर और अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/5 पाई और -7 + 2 -5 इंटू 10⁻⁻⁵। आपने क्या निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट क्या हो जाएगा इसका टेस्ला। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये आपका बी कहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा इस पर भी बात कर लें। जैसे मान लीजिए कि आपका, जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि हाँ भाई जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉइल है और इस कॉइल में जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसकी पोलैरिटी बताइए। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्या कर लीजिएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बना लीजिए। अगर आपको याद नहीं तरीका सीख लीजिए, ऐसे बना लीजिए और बिना एरो वाला जो उसको छोड़ दीजिए, बिना एरो वाले को मिला दीजिए। देखिए कुछ कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा एन जैसा दिख रहा है। तो आप तुरंत बोल देंगे कि हाँ ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा। तो आपने इसकी पोलैरिटी को क्या कर दिया, बता दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, और जैसे मान लीजिए सपोज करिएगा, हाँ एक बात और बताना था आपको कि अगर कोई चार्ज है, सपोज करिए चार्ज है, क्यू चार्ज, और ये एंटर कर रहा है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो एंटर करने पर इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसका पाथ जो होगा, इसका जो पाथ होगा वह सर्कुलर होगा। कब, जब वह जो तुम्हारा क्यू चार्ज है उसकी वेलोसिटी मान लो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। तो पाथ की कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलरी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। चार्ज है, कहाँ एंट्री किया, वी वेलोसिटी से एंट्री किया, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड में, क्या लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा। मैग्नेटिक फोर्स एफ हो गया, किस पे लगेगा, चार्ज पे। उसकी वेलोसिटी कितनी है, भी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, और साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज क्यू ब्रैकेट में v क्रॉस b। ठीक है, और ये जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका स्केलर फॉर्म हो गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और q आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया, v उसकी वेलोसिटी हो गई, b क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो f इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि सपोज करिएगा कि अगर मान लीजिए कोई वायर है और इस वायर में करंट जा रहा है आई, और इस वायर को हमने कहाँ रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ये जो क्रॉस बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अगर डॉट बनाता तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो इस वायर की लेंथ कितनी है, एल है, करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, रखा कहाँ गया है, मैग्नेटिक फील्ड बी में।
तो इस वायर पे क्या आएगा, इस वायर पे फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या रहेगा, आई बी एल साइन थीटा। इसको वेक्टर स्केलर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म इसको लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई और ब्रैकेट में एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें भी ऐसा कर लीजिए थोड़ा सा, ये आपका वेक्टर ए इसके लिए ए स्केलर हो गया और ये आपका ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ चीजों को आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन में आप अगर अपना पाम रूल ठीक रखे हैं, ठीक है, आपने अगर लेफ्ट फ्रेमी के लेफ्ट हैंड रूल को अच्छे से समझा हुआ है, आपने अगर ठीक है, आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत परेशानी होगा। हाँ, एक बात और बताना था, जैसे मैंने एक बात कहा था ना कि सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन कोर होगा, उसके ऊपर कॉपर वायर बाउंड करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि एकदम सॉफ्ट आयरन कोर ही होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एकदम आयरन जो है एकदम सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट का मतलब वहां सॉफ्टनेस से नहीं था, मैटर ये था ना कि जैसे अगर सॉफ्ट आयरन कोर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कॉपर वायर मतलब सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा तभी उसके ऊपर आप बाउंड करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तो सॉफ्ट आयरन कोर होने की वजह से, सॉफ्ट आयरन कोर अगर होगा तो उससे एक फायदा ये हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वहां पर मतलब ये था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी जो PYQ होंगे, है ना, तो PYQ को हम सेकेंड वीडियो में, जो हमारा पार्ट सेकेंड होगा, उसमें हम आपको दे देंगे। दोस्तों, घबराना नहीं है, सोचना, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर के पढ़िए। और आप सोचते होंगे कभी कभी कि सर थोड़ा सा क्लास में मतलब हंसाते नहीं है या ज्यादा इंजॉय। मेरा इस समय ये है ना कि पहले आप अच्छे से नंबर गेन कर जाइए। मुझे आपको पहले पढ़ाना है, मुझे आपको पहले बनाना है। आपके अंदर पहले वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज आपके अंदर एकदम भर देना है। उसके बाद जब आप विजय पताका लहरा करके आएंगे ना, साथ में बैठा जाएगा, साथ में मिला जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए फेस टू फेस मिलना हुआ, ऑनलाइन ही मिला जाएगा, ऑनलाइन ही पार्टी किया जाएगा। पहले आप अच्छे से बेस्ट कर लीजिए। अच्छा, ठीक है ना, तो इसके साथ ही मैं क्लास का समापन करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि आप बहुत अच्छा करेंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम में जाइए, रिलैक्स होके जाइए, चिल होकर के जाइए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर के आप वहाँ पर बैठिए। और एग्जाम से लगभग 4-5 घंटा पहले अपने आप को जो है रिलैक्स रखिएगा। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में अगर एग्जाम में 7 बजे है, तो आप ये नहीं कि अब 6 बजे पढ़ रहे हैं, 6:30 बजे पढ़ रहे हैं, प्रेशर नहीं ना। आप, है ना, 5 बजे 4 बजे तक अगर आप जैसे उठ करके 1 आध घंटा रिविजन कर ली, ठीक है, 2 घंटा अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपका माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो इसके साथ ही मैं समापन करता हूँ। ठीक है, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना, हम लोग मिलते रहेंगे हमेशा। ठीक है।